हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हमें क्या करना था भाई, अध्याय नंबर 2 जो है हमें आज करना है। अध्याय नंबर 2 इसमें हम क्या देखेंगे भैया, भारतीय कृषि देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, भारतीय कृषि देखेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर देखेंगे भाई। सोशल मीडिया का जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर जो सोशल मीडिया था उसका वन शॉट हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि मतलब ये जो है डेली क्लासेज आ रही हैं वन शॉट के माध्यम से। सुबह कितने बजे भैया, तो ये सुबह 8 बजे आप सभी लोग को डेली क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। और ये अपने आप में बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि भाई आप सभी लोग को पता है इतना बेहतरीन कंटेंट मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आप सभी लोग को मिल पाएगा। और इस तरीके से स्लाइड के माध्यम से, वो भी एकदम विजुअलाइज तरीके से भाई। तो आप सभी लोग जो है डेली क्लासेज में आ जाया करो भाई। ये यूपी और यूपी पुलिस कांस्टेबल और जो है होमगार्ड दोनों के लिए भाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये क्लास जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। इसकी पीडीएफ आप सभी लोग को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है डेली क्लासेज होने के कुछ समय पश्चात। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि परिचय एवं नीतियाँ। भारतीय कृषि की क्या देखेंगे भैया, अब हम परिचय एवं नीतियाँ देखेंगे। किस प्रकार से क्या परिचय है उसका और उसकी क्या नीतियाँ थी, किस प्रकार से पॉलिसीज वगैरह जो हुई थी। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें जो है एग्रीकल्चर को पहले हम लोग समझते हैं। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों एगर और जो है जिसका अर्थ क्या होता है खेत या भूमि, और जो है कल्चर जिसका अर्थ होता है जुताई या खेती करना। कल्चर का अर्थ क्या होता है भैया, जुताई या फिर खेती करना जो है इसका अर्थ होता है से मिलकर बना हुआ है। एगर प्लस कल्चर, सॉरी कल्चरा। ठीक है, एगर प्लस जो है कल्चरा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है जुताई या फिर क्या होता है खेती करना। इसी से जो है ये मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है भैया, पूरा कंबाइंड रूप से कर दोगे तो इसको एग्रीकल्चर हो जाएगा। और इसको लैटिन भाषा के दो शब्दों से एगर जिसका अर्थ होता है खेत, कल्चरा मतलब जो है भाई क्या होता है जुताई या फिर खेती करना। ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका कुल मतलब जो है भूमि की जुताई या खेतों की खेती करना, जो भूमि और खेती दोनों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, खेत और भूमि जो है दोनों को दर्शाता है। यह जो है खेतों या भूमि की जो है खेतों की भूमि की जुताई करना या फिर खेतों की खेती करना, ये जो है इसका मतलब होता है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। भारतीय कृषि जो है भैया, यह जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जो भारतीय कृषि हमारी है वो क्या मानी जाती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह जो है बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी, यह सिर्फ भोजन ही नहीं उपलब्ध कराता बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी जो है यह उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि का अर्थव्यवस्था में कितना और किस प्रकार से योगदान है वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है, देश की जीडीपी में कृषि और जो है संबंध क्षेत्रों का योगदान लगभग 18 से 20% के बीच रहता है। मतलब समझ लो भाई कृषि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 18 से 20% जो है सिर्फ इसमें क्या रहता है भैया, योगदान जो है 18 से 20% जीडीपी में कुल अकेले जो है कृषि और जो है संबद्ध क्षेत्र रखते हैं। जबकि यह देश की लगभग जो है 54.6% जनसंख्या को रोजगार देती है। ये सोच लो भाई कितने लोगों को रोजगार देती है कृषि 54.6% लोगों को जो है रोजगार देती है। कितने लोगों को भैया, 54.6% लोगों को जो है क्या देती है, रोजगार देती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि मानसून पर निर्भर जो है क्षेत्र 55% तथा सिंचाई पर निर्भर क्षेत्र कितने हैं भैया, 45% सिर्फ। मतलब भाई जो भारत की कृषि है उसको मानसून का जुआ कहते हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो पैदावार अच्छी, बारिश नहीं हुई सूखा पड़ा तो भाई पैदावार खत्म। तो वही चीज़ है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि मानसून पर निर्भर क्षेत्र जो है 55% तथा सिंचाई क्षेत्र जो है लगभग 45% है। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं मानसून पर कृषि की दोहरी निर्भरता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं मानसून पर जो है क्या है, कृषि की दोहरी निर्भरता है। ये चीज़ आप सभी लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में जो है कृषि नीतियाँ एवं जनगणना। ठीक है, भारत में जो है कृषि नीतियाँ एवं कृषि जनगणना किस प्रकार से हुई, ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है भैया
कलर वगैरह बेहतरीन ढंग से इसमें वैसे ही दिया भाई, फिर भी जो है थोड़ा सा मैं इसको प्रयास करूँगा। भारतीय कृषि नीति जो है 2000 में जो लागू हुई थी, भारतीय कृषि नीति, ठीक है। इसकी घोषणा 28 जुलाई 2000 को हुई थी। इसकी घोषणा कब हुई थी भैया? 28 जुलाई 2000 को इसकी घोषणा हुई थी। लक्ष्य क्या था? अगले 2 दशकों के लिए जो है कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक जो है वार्षिक दर प्राप्त करना। इसका जो है लक्ष्य क्या था भाई? लक्ष्य क्या था? अगले 2 दशकों के लिए जो है कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, यानी कि एक वर्ष में 4% से अधिक वृद्धि दर जो है हमको प्राप्त करना था। ये राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अंतर्गत था, ठीक है। कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात जो है नीति जो है 2018 में लागू हुई थी, कृषि निर्यात नीति, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि निर्यात को $60 अरब से ऊपर ले जाना। कृषि निर्यात को जो है भैया कितने अरब तक? $60 अरब से ऊपर लेकर जाना। ये जो है कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत हुआ था। चाय, कॉफ़ी और जो भैया मसाले के जो है नए बाजार खोजना, मतलब नए बाजार, जो इनके लिए नए बाजार कौन कौन से हो सकते हैं, ये 2018 में खोजे गए, ठीक है। 2018 की जो है कृषि निर्यात नीति जो थी, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन, ये क्या था भैया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भाई। ये पूछे जाने की मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। इस नीति के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्रांतियों, हरित, पीली, नीली, श्वेत को एक साथ लेकर चलने की अवधारणा रखी गई। क्या होगा भैया? कि इस नीति के तहत जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जो है भैया सभी क्रांतियाँ, जितनी भी क्रांतियाँ हुई थी उनको सबको एक साथ लेकर जो है चलने की जो है क्या हुई थी? अवधारणा रखी गई थी, जिसमें जो है हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीत क्रांति, श्वेत क्रांति, जितनी भी क्रांति थी सबको एक साथ लेकर चलना था। ये जो है इंद्रधनुष क्रांति के तहत हुआ था, ठीक है। किसानों की आय दोगुनी करना, किसानों की आय जो है दोगुनी करना, ये नीति जो है, इसके लिए अशोक दलवई समिति का गठन किया गया था। लक्ष्य वर्ष जो है पहले 2022 था। लक्ष्य वर्ष पहले क्या था भैया? 2022 था कि इनकी जो है कमाई को जो है 2 गुना कर देना, ठीक है। किसानों की आय को जो है 2 गुना कर देना, ठीक है। कृषि जनगणना भाई किस प्रकार से हुई थी? तो आयोजन इसका जो है, कृषि जनगणना का आयोजन कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, यानी कि कृषि मंत्रालय द्वारा जो है इसका जो है क्या किया जाता है भैया? इसका जो है आयोजन किया जाता है। कृषि जनगणना का आयोजन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जो था उसके तहत जो है उसके द्वारा किया जाता है। किसका? कृषि जनगणना का आयोजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि जनगणना का आयोजन जो है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भैया? कृषि जनगणना का आयोजन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। इतिहास इसका क्या है? भारत में पहली बार कृषि जनगणना 1970 से 71 में हुई थी। भारत में पहली बार जो कृषि जनगणना हुई थी ये 1970 से 71 के बीच हुई थी। अंतराल इसका क्या भैया? यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होती है, जबकि पशु जनगणना भी 5 साल में और जो है मानव जनगणना 10 साल में होती है। ये भाई याद रखने के लिए फैक्ट है कि 5 साल में जो है पशु जनगणना और जो है 10 साल में जो है क्या होती है? पुरुष जनगणना होती है, ठीक है। क्या होती है भैया? पुरुष जनगणना होती है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। कृषि जनगणना का अंतराल कितने वर्ष होता है? 5 पूछा जाएगा। पशु जनगणना कितने साल का अंतराल होता है? तो ये भी जो है 5 होता है भैया। और पुरुष जनगणना यानी कि जो है मानव जनगणना जो होती है वो 10 साल में होती है, ठीक है। और जो इसकी इकाई क्या है? इसकी गणना की मुख्य इकाई जो है परिचालन जोत है। क्या भैया? परिचालन जोत। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी इकाई क्या है? गणना की मुख्य इकाई क्या माना जाता है भैया? तो यह जो है परिचालन जोत को माना जाता है। जो परिचालन जोत होता है इसकी क्या है? मुख्य इकाई है। जैसे मान लो हमारी कुछ इकाई है, हमारे गिनने की इकाई है, जंतुओं की गिनने की इकाई है, कोई सामान लेने की इकाई है, कोई सामान बेचने की इकाई है, तो हर चीज़ की इकाई है। तो उसी प्रकार से इसकी गणना की मुख्य इकाई क्या है भैया? परिचालन जोत है। क्या है भैया? परिचालन जोत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। कृषि जनगणना किसके द्वारा होती है? कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। पहली बार कृषि जनगणना भारत में कब हुई थी? 1970 से 71 के दशक में, 1970 से 71 में हुई थी। और यह जो है कितने वर्षों के बाद होती है? 5 वर्षों के बाद होती है। इसकी जो है मुख्य इकाई क्या है? परिचालन जोत है। इसकी इकाई क्या है? परिचालन जोत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
किसानों का वर्गीकरण जोत के आकार के आधार पर, किसानों का वर्गीकरण जो है खेत जोतने के आधार पर जो है किस प्रकार से है, तो वह देखते हैं हम लोग। भारत में किसानों एवं उनके जमीन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। भारत में किसानों को उनकी जमीन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भैया? 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा हो जाएगा? सीमांत किसान। पहले में कौन से आ जाएंगे? सीमांत किसान आ जाएंगे। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो है, ये भारत में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है। लगभग जो है 68 से 70% पर ये लोग हैं। कितने प्रतिशत पर हैं भैया? 68 से 70% पर लगभग ये लोग जो हैं देखने को मिलते हैं। इनका 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जो कि ये जो है भारत में जो है इनकी संख्या क्या है? सर्वाधिक है। ये सीमांत किसान कहलाते हैं, ठीक है। मार्जिनल जो है फार्मर्स कहलाते हैं, ठीक है, सीमांत किसान। दूसरा क्या भैया? लघु किसान। दूसरा क्या भैया? लघु किसान। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लो भाई, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस इसका लेते हैं, डिफरेंट कलर, पीले में लेते हैं ना, ये फिट है। लघु किसान भाई, लघु किसान जो है भैया, स्मॉल फार्मर जो है ये 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, स्मॉल फार्मर जो है भैया ये कितने हेक्टेयर के बीच? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो है भैया ये जो है हैं, कितने हेक्टेयर के बीच है? 1 से 2 हेक्टेयर। स्मॉल किसान यानी कि लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है। और जो है भैया अर्ध मध्यम यानी कि सेमी मीडियम जो है 2 से 4 हेक्टेयर। सेमी मध्यम 2 से 4, और जो है लघु किसान 1 से 2, और जो है सीमांत किसान 1 से कम। ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। कौन? सीमांत किसान। ये लगभग जो है 68 से 70% है, ठीक है। अर्ध मध्यम जो है ये जो है 2 से 4 हेक्टेयर। लघु किसान जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। और जो है मध्यम किसान जो है भैया ये 4 से जो है 10 हेक्टेयर, 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम किसान। और जो है ये 5वां क्या है? बड़े किसान, मतलब लार्ज फार्मर्स कौन से हैं? 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले जो होते हैं वो लार्ज फार्मर कहलाते हैं। वो जो है भाई वो अत्यधिक खेती जो है करते हैं। ये जो है देख सकते हैं आप सभी लोग, ये 1 हेक्टेयर है, ये जो है हमारा 10 हेक्टेयर है। ये हमारा 10 हेक्टेयर देखने को मिलता है, ठीक है। ये 1 हेक्टेयर है, ये हमारा जो है 10 हेक्टेयर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा क्या देखने को मिलता है भैया? ये हमारा 10 हेक्टेयर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा क्या देखने को मिलता है? 10 हेक्टेयर। भारत में फसलों का वर्गीकरण, ठीक है, भारत में जो है फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। खाद्य फसलें, फूड क्रॉप कौन कौन सी? इन फसलों का उपयोग अधिकतर परिवार द्वारा अथवा उनके पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है या छोटे पैमाने पर की जाती है। खाद्य फसलें जो है यह छोटे पैमाने पर की जाती है। इन फसलों का प्रयोग जो है उत्पादक परिवार द्वारा, इनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? खाद्य फसलों का उत्पादक परिवार यानी कि जिसने इसको उत्पादित किया है, या फिर उनके पशुओं द्वारा यानी कि जो उनके पशु होते हैं, या फिर उनके द्वारा, या फिर उनके पशुओं के भोजन के रूप में। उनके पशुओं के किसके रूप में भैया? भोजन के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। या छोटे पैमाने पर जो है की जाती है, या जो है कितने, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे पैमाने पर की जाती है, लार्ज रूप से ये नहीं किया जाता, ठीक है। नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स जिनको कहते हैं। इन फसलों का उत्पादन लगभग जो है लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा, कपास, जूट, फल इत्यादि। इन फसलों का उत्पादन जो है भैया लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। लाभ अर्जित करने के लिए इन फसलों का क्या किया जाता है भैया? उत्पादन किया जाता है। 1 सेकंड के लिए रुक जाना भाई, 1 सेकंड के लिए रुक जाना, थोड़ा सा मैं माइक हटा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। भाई वो थोड़ा सा ना दरवाज़ा ओपन था तो उसी को बंद कर रहा था, ठीक है। नकदी फसलें क्या है? इन फसलों का उत्पादन जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा, जूट, फल इत्यादि। ये जो है नकदी जो है फसलें हैं जिनसे जो है कैश मिलता है, ठीक है, यानी कि लाभ अर्जित करने के लिए। रोपड़ फसल प्लांटेशन जो है क्रॉप्स। रोपड़ फसलें जो है बड़े पैमाने पर एक व्यापक क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसलों के रूप में उगाई जाती हैं, जैसे कॉफ़ी, रबड़, नारियल आदि जो है इनमें अधिकतर नकदी फसलों की खेती होती है। भाई नकदी फसल जो है इन्हीं की जो है रोपड़ फसल में जो है खेती होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा जो लोग उस एरिया से बिलोंग करते होंगे, जैसे कॉफ़ी, रबड़, नारियल इत्यादि का, मतलब हमारे क्षेत्रों में तो ये ज़्यादा होते नहीं हैं,
लेकिन भाई ऐसा है कि रोपड़ फसलें जो है बड़े पैमाने पर एक व्यापक क्षेत्र में एक ही प्रकार के फसलों के रूप में उगाई जाती हैं। जैसे आप सभी लोग गेहूँ धान देखा होगा ना भाई, गेहूँ धान की खेती काफ़ी लार्ज स्केल पर होती है, ठीक है, वही चीज़ है रोपड़ फसलें। फसल ऋतुएं, भाई ये देख सकते हो कितनी बेहतरीन पीडीएफ आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है भाई। ऐसा कोई बनाने वाला मिल जाए तो बताना, ऐसा कोई बनाने वाला हो तो बताना भाई, ऐसा कोई है नहीं बनाने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इतना बेहतरीन आप सभी लोगों को दे पाए पीडीएफ। तो फसल ऋतुएं कौन कौन सी है? क्रॉप सीजन्स, हाँ ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतु कौन कौन सी हो जाएगी भाई? खरीफ ऋतु हो जाएगा, रबी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? जायद। खरीफ, रबी, जायद, ठीक है। खरीफ, रबी, जायद जो है ये 3 ऋतु हैं, 3 सीजन्स हैं, ठीक है, सीजन्स हैं, सीजन्स मैं कह रहा था भाई, सीजन्स हैं, ठीक है। खरीफ की बुआई कब होती है भाई? जून में होती है, और कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है। कटाई जो है कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। यानी कि अभी जब जून जुलाई आने वाला है, जब आप सभी लोग के एग्जाम्स हैं, तब जो है ये भाई यूपी होमगार्ड के, ठीक है, सॉरी यूपी पुलिस के जो है, जब कांस्टेबल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो है जून जुलाई में आप सभी लोग देखोगे, उस टाइम खरीफ की बुआई होगी, और इसका अक्टूबर नवंबर में जो है आप सभी लोग क्या देखेगा? कटाई देखेगा। यह मानसून वर्षा पर निर्भर करते हैं। किस पर भैया? मानसून पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये वर्षा पर निर्भर करते हैं। फसलें कौन कौन सी होती है? धान होता है, जो चावल आप सभी लोग कहते हो, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, और कपास होता है। क्या होता है भैया? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर। गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है भैया क्या होती है भैया? खरीफ की फसलें होती है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अरहर है। क्या भैया? धान, चावल जिसको कहा जाता है, गन्ना, कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, ठीक है भाई। ये सभी जो है आप सभी लोग नाम याद रखेंगे, क्योंकि भाई पूछा जाता है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, नहीं है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी लोग याद करेंगे। खरीफ की फसल कब बुआई होती है इसकी? जून जुलाई में। कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और जो है यह जो है मानसून पर पूर्णतः निर्भर फसलें हैं। इसमें जो है कौन कौन सी फसलें होती हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, ये जो है इसकी क्या है? मुख्य फसलें हैं, ठीक है। रबी में जो है इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर में। मतलब जब ये कट जाता है खरीफ, तब जो है इसकी जो है बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। किसकी होती है? रबी की बुआई होती है। कटाई जो है अप्रैल जून में होती है। मतलब अभी जो अप्रैल से जून तक जो है ये कटता है, ठीक। जैसे आप सभी ने देखा होगा, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, बरसीम। भाई गेहूं तो अभी कट रहे होंगे, जौ जो है ये भी कटने हैं, ठीक है, ये भी कट रहे हैं, और चना भाई ये कुछ का कट चुका होगा, एक आध लोगों का बचा होगा। मटर तो ख़त्म ही लगभग हो गया है। सरसों जो है ये भी लगभग सबका कट गया होगा। आलू की जो है खुदाई चल रही है, कुछ लोग जो लोग पकने के लिए छोड़ेंगे उनकी नहीं खुदाई होगी, लेकिन तो सबका लगभग खुद ही होगा। मसूर ये भी हो गया होगा लगभग सबका, और जो है बरसीम ये भी लगभग जो है सबका कट रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है रबी की हैं। रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, और क्या बरसीम है भाई। यह शीतकालीन ठंड की फसलें हैं। इन्हें कम पानी और ठंडी जलवायु चाहिए। इन्हें क्या चाहिए भैया? कम पानी चाहिए गेहूं को, और जो जौ को भी, चना को भी, मटर को भी, सरसों को, आलू को, मसूर को, बरसीम को, इन सबको कम पानी चाहिए और ठंडी जलवायु चाहिए भाई। ये एकदम बेहतरीन होंगे रबी की फसलें। रबी की फसलों को शीतकालीन फसलें हैं, ये ठंड की फसलें हैं। इनमें जो है कम पानी चाहिए होता है और ठंडी जो है जलवायु चाहिए होती है रबी की फसलों में। इसको जो है अक्टूबर दिसंबर में बुआई होती है, और जो है इसकी जो है कटाई कब होती है? अप्रैल जून में होती है, ठीक है। जायद की फसलें जो है इनकी बुआई कब होती है भैया? जायद की फसलों की तो जो है मार्च में होती है, कटाई जो है जून में होती है। मार्च में होती है और कटाई जो है जून में देखने को मिलती है, ठीक है। यह रबी और खरीफ के बीच, ये रही रबी और ये रही खरीफ, मतलब सॉरी ये रही खरीफ, ये रही रबी, इनके बीच जो है शुष्क गर्मी ऋतु में जो है ये उगाई जाने वाली, मतलब ये शुष्क गर्मी में, ना बहुत ज़्यादा ठंड में उगाई जा सकती है, ना ये जो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी में जो है उगाई जा सकती हैं, ठीक है। शुष्क ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूज है,
खरबूज है, ककड़ी है, भिंडी है, मूंग है, उड़द है। पानी वाली जो है फसलें इसे कहते हैं, इसलिए पानी वाली भी फसलें कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, भिंडी है, मूंग है, उड़द है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कृषि प्रणालियाँ किस प्रकार से थी? तो खेती करने के तरीके का विस्तृत वर्गीकरण, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी कृषि प्रणालियाँ थी, फार्मिंग सिस्टम कौन कौन से थे, वो जो है अब हम लोग देखते हैं। तो खेती करने के तरीकों का जो है विस्तृत वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, कई तरीके थे जिनसे जो है कृषि की जाती थी। ठीक है भाई, क्या किया जाता है? कृषि जो है की जाती थी। जैसे हमारा पहला क्या हो जाएगा? निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जो हमारा है, इसमें क्या है, भारत के अधिकांश किसान यही करते हैं। निर्वाह कृषि जो है, भारत के अधिकतर किसान क्या करते हैं भैया? यह जो है निर्वाह कृषि करते हैं। क्या करते हैं? वह जो है निर्वाह कृषि जो है करते हैं। ठीक है, अधिकांश किसान क्या करते हैं भैया? वह जो है निर्वाह कृषि करते हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि जो है, भारत के अधिकतर किसान क्या करते हैं? निर्वाह कृषि करते हैं, यही करते हैं। इनमें किसान केवल जो है अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। मतलब अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो है भरण पोषण। निर्वाह मतलब वही नाम से ही पता चला भाई, निर्वाह कर रहा है, बस मतलब जी रहा है भाई, मतलब अपने लिए और जो है अपने परिवार वालों के लिए। ठीक है, उगाता है। बाजार में बेचने के लिए बहुत कम अधिशेष बचता है, मतलब बहुत कम जो है सरप्लस होता है कि वो बाजार में जो है इनको बेच पाए। इसको जो है निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निर्वाह कृषि इसको कहते हैं। मतलब बहुत कम जो है क्या होता है भैया, इनके पास भोजन होता है, या फिर मतलब कह सकते हैं मतलब जो ये फसलें उगाते हैं ये बहुत कम मात्रा में इतना उगाते हैं कि बस थोड़ा सा है कि वही उतना बेच पाएंगे, बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं होता। ठीक है, गहन खेती या गहन कृषि। गहन कृषि किसको कहा जाता है? इंटेंसिव जो है फार्मिंग, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक और जमीन कम होती है, जैसे पंजाब, यूपी, बिहार, वहाँ अधिक श्रम, रासायनिक खाद और मशीनों का उपयोग करके एक साल में ही एक खेत में जो है 3 से 4 फसलें ली जाती हैं। मतलब एक ही खेत में जो भाई 3 से 4 फसलें ली जाती हैं, इन्हीं को गहन कृषि कहा जाता है। इंटेंसिव जो है भाई क्या कहा जाता है? फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो है अधिकतर आप सभी लोगों को पंजाब, यूपी, बिहार क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ जनसंख्या दबाव अधिक है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्याएँ बहुत अधिक होती है। गहन कृषि जहाँ पर होती है वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ अधिक श्रम, रासायनिक खाद, मतलब काफ़ी मेहनत हमारे यहाँ होता है, और जो है देखोगे कि रासायनिक खाद का भरपूर तरीके से उपयोग किया जाता है, और मशीनों का बहुत अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग एक प्रकार से समझ लो किया जाता है, करके एक ही साल में 3 से 4 प्रकार की जो है फसलें उगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग। विस्तृत कृषि क्या होता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग, यह जो है कम जनसंख्या वाले देशों जैसे अमेरिका, कनाडा में होती है। यह खेती बहुत बड़े होते हैं, और यह जो है सारा काम मशीनों द्वारा होता है। यह जो है कृषि जो है बहुत बड़ी होती है, और जो है यहाँ पर सारा का सारा काम मशीनों द्वारा होता है। मतलब पुरुष जैसे हमारे यहाँ श्रमिक वगैरह लगते हैं खेत में, यहाँ पर कुछ नहीं भाई। विस्तृत खेती, ये एक्सटेंसिव खेती है, मशीनों के जरिए सारे के सारे काम होंगे। ये अधिकतर जहाँ पर जनसंख्याएँ कम है वहीं पर होता है विस्तृत कृषि, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ सब। ठीक है, अब जो है मिश्रित खेती, मिक्स्ड जो है क्या भैया? मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉप कह रहा हूँ भाई, मिक्स्ड फार्मिंग। ये क्या भैया? जब किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे भी करता है, उसे जो है मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित फसल जो है अलग है, जिसमें जो है एक साथ 2 फसलें जैसे गेहूं और सरसों उगाई जाती है। मतलब मिश्रित जो फसल है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो है और चीज़ें जो है ये अलग है। जैसे मतलब मिश्रित खेती अलग है, मिक्स्ड फार्मिंग, लेकिन जो है मिक्स्ड जो है क्या भैया? क्रॉप जो है ये अलग चीज़ है, जिसमें जो है एक ही साथ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, झूम कृषि। झूम कृषि क्या है? शिफ्टिंग जम जो है, या इसको क्या कहते हैं? जम कल्टीवेशन कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, इसे जो है काटो जलाओ कहते हैं, इसे काटो और जलाओ कहते हैं। जंगल को जलाकर कुछ साल तक खेती की जाती है, फिर जमीन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है, झूम कृषि की फोटो जो है यहाँ पर दी गई है। काटो एवं जलाओ कृषि का जो है यहाँ पर दृश्य आप सभी लोगों को देखने को मिलता है। काटा जलाया कृषि की, फिर आगे बढ़ लिए, काटा जलाया कृषि की, फिर आगे बढ़ लिए। इस प्रकार से जो है कृषि होती थी, इसको झूम खेती कहते थे। क्षेत्र जो है पूर्वोत्तर भारत जो है इसका असम, मेघालय जैसे ये सारे के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है। अन्य नाम जो इनके कौन कौन से हैं झूम कृषि के? तो जो है पोनू है आंध्र प्रदेश में,
पामलू जो है मणिपुर में, और जो है दीपा जो है ये छत्तीसगढ़ में जो है, और कुमारी जो है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर है भैया? पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? पश्चिमी घाट में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, इसीलिए इसको हरे से कर रहा हूँ जिससे समझना ये इसी का पार्ट है, झूम कृषि का। झूम कृषि जो है मुख्यतः कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में होती है, असम मेघालय क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन तो जो है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ सब भी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, मणिपुर में भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। मणिपुर में तो होगा ही भाई, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, और पश्चिमी घाट वाले एरियाज़ में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कुमारी वाले एरिया, कुमारी पश्चिमी घाट में कहा जाता है इसको, दीपा जो है छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, मणिपुर में जो है पामलू कहा जाता है, और जो है पोनू जो है आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पोनू जो है कहाँ पर कहा जाता है भैया? आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। अनुबंधन कृषि। अनुबंधन कृषि क्या होती है भैया? तो अनुबंधन कृषि में क्या होता है? इसमें किसान और जो है खरीदार कंपनी के बीच फसल बोने से पहले ही कीमत और गुणवत्ता का समझौता हो जाता है। अनुबंधन कृषि, जिसको कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या कहा जाता है? फार्मिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है? किसान और खरीदार यानी कि कंपनी के बीच फसल बोने से पहले ही कीमत और उसकी गुणवत्ता का जो है समझौता कर लिया जाता है। जैसे भाई तुमको इतनी गुणवत्ता देनी है फसल में, ये पहले से ही तय हो जाएगा, और जो उसकी कीमत भी पहले से तय हो जाएगी कि इतना ही रुपये दूंगा, चाहे इससे ज़्यादा अच्छी फसल हो या फिर इससे मतलब कि कैसा भी हो। ठीक है, गुणवत्ता पे वो लोग कर लेते हैं कि इतनी गुणवत्ता रहेगी इतने से इतने के बीच, तो इतना ही रुपया दूंगा भाई, इतना कन्फर्म है। तो वो चीज़ें चाहे फिर रेट घट रहा हो बढ़ रहा हो, जब एक बार तय हो गया, जो वो तय हो गया वही जो होता है क्या होता है? अनुबंधन कृषि होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, जिसमें किसान और जो खरीदार होता है इन दोनों के बीच क्या होता है भैया? समझौता हो जाता है कि इतने ही पर जो है भाई सारी की सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती भाई, जिसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं, ये क्या है भाई? ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, दक्कन का पठार जो है में की जाती है। इसमें नमी जो है संरक्षण तकनीकें अपनाई जाती है, नमी संरक्षण तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसकी फसलें कौन कौन सी हैं? रागी, ये बाजरा है, और दालें। मतलब कि राजस्थान वगैरह इन सब क्षेत्रों में देखोगे, जैसे जो दक्कन के पठार वगैरह वाले एरियाज है, इनमें जो है नमी जो है काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पर जो है संरक्षण तकनीकें अपनाई जाती है, नमी को संरक्षित करने की तरीके जो है अपनाए जाते हैं। और फसलें इसमें कौन कौन सी होती हैं? रागी होता है, बाजरा होता है, और कौन सी होती हैं? दालें होती हैं। इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं? रागी होती हैं, बाजरा होती हैं, और दालें होती हैं। ठीक है, चलिए सिंचाई। अब इंटीग्रेशन जो है, इरिगेशन जो है ये बचा हुआ है। ठीक है, सिंचाई जो है, इरिगेशन हम लोग देखते हैं। इरिगेशन में क्या होता है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है भैया? मानसून का जुआ कहते हैं। इसलिए इसकी सिंचाई जो है, इसलिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। सिंचित क्षेत्र, ये देखते हैं हम लोग, सिंचित क्षेत्र कितने हैं भैया? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 48 से 50% भाग ही सिंचित है। सिंचाई के साधन कौन से हैं? मतलब जैसे हम लोगों को पता है कि सिंचित क्षेत्र जो है भैया वो जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी कम है। काफ़ी कम मतलब जैसे 48 से 50% जो है यही इतने सिंचित क्षेत्र हैं। बाकी जो आप सभी लोग देखोगे वो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, मतलब वहाँ पर ज़्यादा सिंचाई जो है की नहीं जाती है। ठीक है, संसाधन भी वहाँ पर सिंचाई के ज़्यादा विशेष देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिंचाई के साधन जो है महत्वपूर्ण कौन कौन से साधन हैं? तो वह जो भैया कौन कौन से हैं? तो वो हम लोग देखते हैं, नलकूप है और जो है कुएं, इनसे जो है ट्यूबवेल्स और वेल्स के द्वारा जो है कितनी प्रतिशत जो है सिंचाई होती है भैया? तो वह जो है भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है लगभग 62% जो है इसी से, नलकूप एवं कुएं से होती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो है सर्वाधिक होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सर्वाधिक होती है। ठीक है भाई, ये जो है लगभग 62% जो है हिस्से पर जो है इससे सिंचाई होती है। ठीक है, क्या होती है? 62% हिस्से पर जो है इससे लगभग जो है सिंचाई होती है। और जो है ये नलकूप और कुओं के द्वारा होती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा नलकूप और जो है किसके द्वारा भैया? कुएं के द्वारा जो है आप सभी लोगों ने देखा। नलकूप मतलब जैसे बोरिंग ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा आप सभी लोगों ने सुना होगा ना, वही चीज़ें ये नलकूप है। ठीक है भाई, नलकूप वगैरह देखो यहाँ पर दिया गया है 62%। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैप में दिखाई गई हैं। नारे दूसरा सबसे बड़ा साधन जो है लगभग 24% जो है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जो है यह देखने को मिलता है। कहाँ पर? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जो है यह देखने को मिलता है। ठीक है,
यह जो है कहाँ पर भैया, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है, जिसमें जो है नहरें जो है प्रमुख है। इसमें जो है 24% हिस्सों पर जो है सिंचाई होती है, लगभग जो है 24% इलाकों में जो है इसकी सिंचाई होती है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका जो है हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जो है इससे सिंचाई होती है, लगभग जो है दूसरा सबसे बड़ा ये साधन है, लगभग 24% हिस्सों पर जो है इससे किया जाता है। और इंदिरा नहर राजस्थान पंजाब हरियाणा को जो है पानी देता है। इंदिरा नहर जो है वो किसको किसको पानी देता है, राजस्थान पंजाब को हरियाणा को क्या देता है, पानी देता है। राजस्थान पंजाब हरियाणा को इंदिरा नहर से। एक सेकंड रुक जाओ भाई। इंदिरा नहर के द्वारा किस किस राज्य को मिलता है, तो राजस्थान को मिलता है, पंजाब को मिलता है, हरियाणा को जो है पानी मिलता है। ठीक है, तालाब टैंक्स कौन कौन से हैं भाई, तो तालाब के टैंक्स कौन कौन से, मैं कह रहा हूँ तालाब के जरिए कितने क्षेत्र पर, तो यह जो है भैया दक्षिणी भारत यानी कि पठारी क्षेत्र में जो है प्रमुख है। 3% जो है तमिलनाडु जो है और जो है आंध्र प्रदेश में जो है सर्वाधिक तालाब के जरिए होता है। ठीक है, यह जो है दक्षिण भारत यानी कि पठारी क्षेत्र में प्रमुख है, 3% हिस्से पर जो है, और तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश में जो है सर्वाधिक है। ठीक है, कितना भैया, तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश में यह सर्वाधिक है, और जो ये दक्षिण भारत पठारी क्षेत्र में जो है प्रमुख है। ठीक है, 3% पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा चित्र देख लो भाई कि किस किस प्रकार से दिया गया हुआ है। ठीक है, देख लिया भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है भाई, आधुनिक विधियां। क्या भाई, आधुनिक विधियां। ठीक है, आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से जो है सिंचाई होती है। ठीक है, तो ड्रिप सिंचाई क्या है भाई, ड्रिप इरिगेशन जो है पानी सीधे जड़ों में बूंद बूंद टपकता है। ठीक है, क्या होता है ड्रिप सिंचाई, क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक है, ड्रिप सिंचाई क्या होता है, पानी जो है सीधे जड़ों में बूंद बूंद टपकता है। इजराइल की जो है तकनीकी है, पानी का जो है भारी बचत होता है, पानी का क्या होता है, भारी बचत होता है। स्प्रिंकलर, इसमें जो है फव्वारे के द्वारा सिंचाई होती है। स्प्रिंकलर जो है इसमें फव्वारे के द्वारा जो है सिंचाई होती है। असमतल भूमि के लिए जो है अच्छी है, ये किसके लिए भैया, असमतल भूमि के लिए अच्छी है। और जो बॉश ड्रिप सिंचाई है, ये क्या भैया, एक सेकंड में, बॉश ड्रिप जो है सिंचाई यानी कि बम्बो ड्रिप सिंचाई क्या है, ये मेघालय में लगभग 200 साल पुरानी पारंपरिक विधि का जो है पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है। क्या भैया, पर्यावरण अनुकूल नीति तकनीकी जो है ये देखने को मिलती है। बांस ड्रिप सिंचाई, बांस के जरिए जो है ड्रिप की सिंचाई, ये देख सकते हो मेघालय की 200 साल पुरानी जो है पारंपरिक बांस ड्रिप सिंचाई। ठीक है, ये आप सभी लोग को दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे बांस के जरिए ड्रिप 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 आता है भाई ना। मतलब कि ऐसे यहाँ से मान लो पानी आ रहा है, तो ऐसे बांस के जरिए धीरे धीरे ले आकर जो है ये सिंचाई की जाती थी, ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई, इसको जो है बम्बो ड्रिप जो है इरिगेशन कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्या भाई, कृषि शब्दावली। क्या भाई, कृषि शब्दावली जो है कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं इसमें, तो विज्ञान की शाखाएं एवं खेती के विशिष्ट नाम कौन कौन से, ये चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, दिख नहीं रहूँगी उतनी बढ़िया से चीज़ें, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। सेरीकल्चर, ये भाई किससे संबंधित है भैया, ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे भैया, रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से यानी कि शहद उत्पादन से। ठीक है भैया, मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर है।
और विटिकल्चर जो है भैया ये किससे भैया, अंगूर की खेती से। विटिकल्चर किससे, अंगूर की खेती से। फ्लोरिकल्चर जो है भैया ये फ्लोरी से ही पता चल रहा है, फूलों की खेती। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, ठीक है, फूलों की व्यापारिक खेती, ठीक है। और ओलेरी, ओलेरी ओलेरी जमीन पर पैदा होने वाली, मतलब ओले के जैसे एकदम पड़ने वाली, ठीक भाई, ओलेरी, उलेर के रख दो भाई, मतलब जमीन पर पैदा होने वाली सब्जियों की खेती, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इन सब की, ठीक है। और पोमोलॉजी क्या हो जाएगा भैया, ओलेरी कल्चर में क्या हो जाएगा, जमीन पर जो पैदा होने वाली फसलें हैं या सब्जियों की खेती, उनका जो है जैसे हाँ, पैदा हो तो ज़मीन पर ही सारी होती हैं, ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियां जो है, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, तोरी, इन सब की जो चीज़ें बात हो रही है, ठीक है। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन या खेती, फलों का अध्ययन, या पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन या फिर खेती। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन। सेमीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, और जो है एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। विटिकल्चर अंगूर की खेती। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। और ओलेरी कल्चर मतलब ज़मीन पर फैलने वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, तोरी हो गया, लौकी हो गया, और ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और जो है पोमोलॉजी जो है ये फलों की का अध्ययन या फिर खेती, ठीक है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर जो है भैया क्या है, केचुए का पालन। वर्मी कल्चर मतलब केचुए का पालन जैविक खाद के लिए, ठीक है भाई, केचुए का पालन जो है जैविक खाद के लिए। सिल्विक कल्चर जो है भाई वनों या इमारती लकड़ियों की खेती, वनों या फिर इमारती लकड़ियों की जो खेती होती है वह जो है सिल्विक कल्चर के अंतर्गत आता है। सिल्विक कल्चर मतलब वनों या इमारती लकड़ियों की क्या होता है भाई, खेती होता है। एरोपेनिक्स, पोनिक्स, एरोपेनिक्स क्या है भैया, पौधों को हवा में उगाना, जड़ें हवा में लटकती रहती हैं। पौधों को हवा में उगाना क्या होता है, एरोपोनिक्स होता है। क्या होता है भैया, पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि मृदा रहित खेती करना, यानी कि जैसे जल वगैरह में जो है खेती के लिए जो है पौधों को केवल पानी या पोषक तत्वों के घोल में उगाना। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जल में। जैसे आप सबने देखा होगा धनिया का उत्पादन ना, ऐसे पाइप रहती है, ऐसे पाइप गई हुई है, इसी में से जो है भाई क्या, धनिया आप सभी लोगों को उगता हुआ दिखाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्वाड के माध्यम से ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे धनिया या फिर कोई भी जो पौधा रहता है वो उग रहा होता है, ठीक है, यह जो है उग रहा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल रहा होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ से जो है ऐसे निकल रहा होता है, यहाँ से जो ऐसे ऐसे पानी जा रहा होता है भाई, ऐसे ऐसे पानी फ्लो कर रहा होता है। और साथ में क्या होता है भाई कि पानी फ्लो होने के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, इसमें जो है पोषक तत्व वगैरह डाल दिए जाते हैं, जिससे ये जो है बढ़िया से इसकी पैदावार हो जाती है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या भैया, मोरिक कल्चर, क्या है मोरिक कल्चर, यानी कि जो भैया शहतूत की खेती, यानी कि रेशम कीट के लिए जो है शहतूत की खेती करना क्या कहलाता है, मोरिक कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, मोरिक कल्चर कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत की प्रमुख फसलें, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया कौन कौन सी भैया, भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। भारत की प्रमुख फसल क्या है भैया, गेहूं है। क्या भैया, गेहूं है। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल, इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या भैया, ट्रिटिकम एस्टिवम है जो है इसका वैज्ञानिक नाम। भारत की दूसरी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है खाद्यान्न फसल है, ठीक है। अग्रणी राज्य इसमें कौन कौन से हैं, तो अग्रणी राज्य इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अग्रणी राज्य इसमें कौन कौन से भैया, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और कौन सा भैया, पंजाब। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश जो है इसमें, सॉरी पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर जो है पंजाब। इसमें जो है अग्रणी राज्य हैं। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं इसकी, तो सोनालिका है। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं इसकी, सोनालिका है, और कौन सी है भैया, सोनालिका है, अर्जुन है, कल्याण है, सोना पूसा बेकर है, और क्या है, सरबदी और सोमेरा है, ठीक है भाई। ये सब कुछ याद कर लेना। गेहूं दूसरी जो है क्या भैया, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। और जो है भैया अग्रणी राज्य इसमें कौन से हैं, पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। ये जो है 3 राज्य जो है शीर्ष पर हैं। और जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, सोनालिका, अर्जुन है, कल्याण, सोना पूसा बेकर है, कल्याण, सोना पूसा बेकर है, और क्या भैया, सरबती व सोमेरा है। क्या भैया, सोमेरा है, ठीक है। संबंधित रोग इसमें कौन कौन सा रोग लगता है, ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुला कंड, और जो है सीरियल सिस्ट निमेटोडा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस फसल में कौन सा जो है लगता है भाई, ठीक है। तो भैया इसमें कौन सा लगता है रोग, पीला रतुआ लगता है। गेहूं में कौन सा रोग लगता है, पीला रतुआ लगता है।
और क्या लगता है भूरा रतुआ, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुला कंड लगता है, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुला कंड लगता है, और जो है सीरियल सिस्ट निमेटोडा लगता है। क्या सीरियल सिस्ट निमेटोडा जो है ये इतने रोग इसमें जो है प्रमुख लगते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ज्वार के बारे में। ज्वार के बारे में, यह जो है मोटा अनाज है। ज्वार क्या है भैया, यह मोटा अनाज है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है सोरघम जो है बाइकलर है। क्या भैया, सोरघम बाइकलर जो है इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। अग्रणी राज्य इसमें उत्पादन में कौन कौन से, महाराष्ट्र, राजस्थान व कर्नाटक है। कौन है भैया, महाराष्ट्र, राजस्थान व कर्नाटक जो है अग्रणी राज्य उत्पादन में। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक शीर्ष पर जो है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक जो है ज्वार उत्पादन में जो है भैया प्रमुख माने जाते हैं। इसकी किस्में कौन कौन सी हैं, CSV8, CSV7, CSV1 और जो है CH16 आदि जो है इसकी क्या है प्रमुख किस्में माने जाते हैं। इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, CSV8, CSV7, CSV1 और जो है CHS16। ठीक है भाई, ये जो है इसकी प्रमुख किस्में हैं। बाजरा जो है यह भारत विश्व का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन देश है। भारत में ही सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन होता है भाई। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पेनिस्टम ग्लौकम है। क्या भैया, पेनिस्टम ग्लौकम है। क्या है, पेनिस्टम ग्लौकम जो है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा। क्या है भैया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा जो है बाजरा की खेती के लिए क्या है प्रमुख है। सबसे पहले राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। ठीक है, प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, साबेरी है। क्या भैया, साबेरी है, और कौन सा है, मोती है, HB3 है, HB4 है, और बावापुरी है। क्या भैया, साबेरी है, मोती है, HB3 है, HB4 है, और क्या बावापुरी है। ठीक है, जूट के बारे में हम लोग देखते हैं। जूट जो है रेशेदार खरीफ फसल है। क्या भैया, रेशेदार खरीफ फसल है जूट। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या भैया, गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा जो है इसका नाम है। प्रमुख किस्म जो है कौन सी है, मेस्टा है। प्रमुख किस्म इसकी कौन सी है, मेस्टा है भैया। और अग्रणी राज्य उत्पादन में कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट या फिर पटसन उपजाया जाता है, और फिर असम में, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में। भारत विश्व भर में जूट उत्पादन में जो है प्रथम है। बाजरे में भी और भाई जूट उत्पादन दोनों में जो है विश्व भर में भैया भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। कितने स्थान पर भैया, भारत प्रथम स्थान पर है इन दोनों चीज़ों, किसमें भैया, बाजरे में भी और किसमें, जूट उत्पादन में भी। बाजरा और जूट उत्पादन दोनों में जो है भारत है शीर्ष पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं जल्दी से। गेहूं जो है ये पूरे भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसका नाम जो है वैज्ञानिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम है। अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है। प्रमुख किस्में सोनालिका है, अर्जुन है, कल्याण, सोना, पूसा, बेकर है। सरबती व सोमेरा है। संबंधित रोग इसमें कौन सा लगता है, पीला रतुआ रोग लगता है, भूरा रतुआ रोग लगता है, खुला कंड लगता है, और क्या लगता है, सीरियल सिस्ट निमेटोडा लगता है। ज्वार जो है यह मोटा अनाज है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, सोरघम बाइकलर है। क्या है, सोरघम बाइकलर। अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान है, उसके बाद कर्नाटक है। फसलें कौन कौन सी हैं, मुख्य है, प्रमुख किस्में CS8 है, CS7 है, CS1 है, और CHS16 है। ठीक है, बाजरा या भारत जो है पूरे विश्व में बाजरा उत्पादन पर क्या है भैया सर्वप्रथम है। इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम बाजरे का, तो पेनिस्टम ग्लौकम है। क्या, पेनिस्टम ग्लौकम है। और जो उत्पादन राज्य, अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। क्या भैया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, सावेरी है, मोती है, HB3 है, HB4 है, और जो है बावापुरी है। ठीक है, जूट और पटसन जो है ये क्या है भैया, जूट या फिर इसी को पटसन भी कहा जाता है। यह जो है रेशेदार खरीफ फसल है। यह जो है इसका अन्य नाम क्या है भैया, गोल्डन जो है फाइबर है, या फिर सुनहरा रेशा भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख किस्में क्या है, किस्म इसकी कौन सी है, तो इसकी प्रमुख किस्म जो है जूट या पटसन की क्या है, मेस्टा है। क्या भैया, मेस्टा है। और जो अग्रणी उत्पादन राज्य कौन है भैया, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार, उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, ये रहा जो है हमारा क्या भैया, असम रहा, एक सेकेंड, हाँ असम रहा ये, और जो है इधर रहा हमारा उड़ीसा, और जो इधर रहा हमारा बिहार। मतलब ये चारों राज्य आपस में जो आसपास के हैं यही चारों राज्य हैं। ठीक है भाई,
यही चारों राज्य जो है आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल हो गया, और क्या हो गया भाई, असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। और जो है जूट या पटसन जो भी जानते हैं आप सभी, ये पूरे भारत में जो है सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं गन्ना। गन्ना गन्ना गन्ना, एक सेकंड रुक जाओ भाई। गन्ना, गन्ना जो है भाई ये उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या भैया, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल जो है वो गन्ना है। गन्ना क्या भैया, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है। अग्रणी राज्य इसमें उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। वैज्ञानिक क्या है, सैक्रम ऑफिसिनेरम है। क्या भैया, सैक्रम ऑफिसिनेरम है। क्या भैया, ऑफिसिनेरम जो है, सैक्रम ऑफिसिनेरम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो CO 410 है, CO 419 है, CO 431, CO 410, CO 419, CO 431 जो है इसकी प्रमुख फसलें देखने को मिलती हैं। अग्रणी राज्य जो है इसमें कौन सा भैया, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। और वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, इसका सैक्रम ऑफिसिनेरम है। क्या भैया, ऑफिसिनेरम है, ठीक है। सैक्रम जो है ऑफिसिनेरम है। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं इसकी भैया, तो CO 410, CO 419, CO 431। कहवा, कहवा के बारे में, ये क्या भैया, उष्णकटिबंधीय रोपड़ है। उष्णकटिबंधीय रोपड़ जो है ये क्या है भैया, कहवा है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, कॉफिया अरेबिका है। क्या भैया, कॉफिया अरेबिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है भाई, कॉफिया अरेबिका। और जो है क्या है, प्रमुख फसलें अरेबिका है, रोबस्टा है, रोबस्टा, और क्या भैया, लाइबेरिया। अग्रणी उत्पादन राज्य कौन कौन से, कर्नाटक है, केरल है, असम और उड़ीसा। कर्नाटक, केरल और जो है असम हो गया, उड़ीसा हो गया। ये सारे के सारे राज्य जो है क्या भैया, एक प्रकार से ऐसे तिरछा मान लो भाई, ठीक है। ये क्या है भाई, इसके उत्पादन में जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रसर या अग्रणी उत्पादन है करते हैं यही राज्य, ठीक है। ये राज्य जो है ये काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है इन राज्य, ये राज्य किसमें, कॉफ़ी में। कॉफ़ी है जिसको कहवा कहा जाता है। ये जो उष्णकटिबंधीय रोपड़ है, वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। प्रमुख किस्में अरेबिका है, रोबस्टा है और क्या भाई, लाइबेरिया, ठीक है। अग्रणी उत्पादन राज्य कौन से, कर्नाटक है, केरल है, असम है, उड़ीसा है। मक्का, अब रही बारी मक्का की। मक्का को अनाज की रानी भी कहा जाता है भाई। मक्का को क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी भी, या फिर अनाज की रानी भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम जियामेस है। क्या भैया, वैज्ञानिक नाम जियामेस जो है इसका वैज्ञानिक नाम देखने को हमें मिलता है। उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं, प्रमुख कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और कौन है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया, और जो है महाराष्ट्र हो गया, और कौन सा हो गया भैया, आंध्र प्रदेश हो गया, और कौन सा हो गया भैया, बिहार हो गया, और कौन सा हो गया भैया, मध्य प्रदेश। ये सब कुछ तो हो ही गया, तमिलनाडु हो गया। ये सारी की सारी चीज़ ये रहा, ये वाला एरियाज़ में जो है ये सबसे ज़्यादा उपज होती है इसकी, ठीक है। इन वाले एरियाज़ में जो है इसकी सबसे ज़्यादा उपज होती है, किसकी भैया, तो मक्के की सबसे ज़्यादा उपज इन राज्यों में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। किसमें कौन कौन सी है इसकी प्रमुख, तो इसकी प्रमुख किस्म कौन सी है, गंगा 5, गंगा 11, और जो विजय है, जवार व विक्रम, IMH 224 है। क्या भैया, 224 है, ठीक है। 22 मैं सिर्फ कहने जा रहा था, ठीक है। 224 है, 224 है, ठीक है। ये जो है इसकी प्रमुख किस्में हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको आप सभी लोग बढ़िया से एक बार पढ़ लेंगे। PDF तो आप सभी लोगों को पता है कि अपलोड की जाती हैं। कृषि क्रांतियाँ 60% और जो है 40% में ये जो कृषि क्रांतियों के जनक लोगों का योगदान था, ठीक है। जैसे जो है हरित क्रांति जो है ये किसके द्वारा, इसके जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में थे। MS स्वामीनाथन जो है ये भारत के थे। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व के थे, और जो MS स्वामीनाथन है ये भारत के थे। वर्ष 1966 से 67 जो है योजना अवकाश के दौरान, ठीक है, समय क्या था, योजना अवकाश के दौरान जो है हरित क्रांति का उदय हुआ था। फसल क्या था, सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, उसके बाद जो है चावल पर, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद किस पर पड़ा भैया, तो उसके बाद जो है चावल पर पड़ा, ठीक है। पहले चरण में जो है भैया, पहले चरण में केवल जो है पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी यूपी तक सीमित था। पहले चरण में क्या हुआ था भैया, कि ये केवल पंजाब में, हरियाणा में, यानी कि ये रहा पंजाब, ये रहा हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और जो है
उत्तर प्रदेश की जो है पश्चिमी वाला सीमा, मतलब ये इतने ही क्षेत्रों में सीमित था। ठीक है भाई, थोड़े ही क्षेत्रों में जो है ये सीमित था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1981 से 95 तक इसका विस्तार जो है पूर्वी राज्यों यानी कि बिहार, बंगाल, ये जो बिहार था, ये बंगाल था, ये पूरे के पूरे एरियाज में जो है इसका क्या हो गया भाई, विस्तार हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा माइंड में रखा करो। ठीक है, तो उससे समझ जाओगे कहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसे डायरेक्टली मैं रफली बना देता हूँ ना, मैप के बिना बनाए हुए, तो इतना समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका जो है धीरे धीरे कहाँ पर विस्तार हुआ है, दूसरे चरण में इसका विस्तार जो है पूर्वी राज्य जैसे बिहार, बंगाल, इन सब में जो है इसका जो है क्या होगा भैया, विस्तार देखने को मिला। ठीक है, इसका विस्तार जो है दूसरे चरण में 1981 से 85 में देखने को मिलता है। उद्देश्य इसका क्या था, उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं का उपयोग और तथा गेहूं और तथा चावल के उत्पादकता में वृद्धि करना इसका क्या था भैया, उद्देश्य था। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से इससे हुए थे, पंजाब हुआ था, हरियाणा हुआ था, उत्तर प्रदेश हुआ था, बिहार, तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जो है इससे प्रभावित हुए थे, मतलब यहाँ पर उत्पादन अत्यधिक हुआ था। ठीक है, सदाबहार क्रांति जो है, सदाबहार क्रांति जो है स्वामीनाथन द्वारा दी गई अवधारणा है, सदाबहार क्रांति। ठीक है, स्वामीनाथन द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, रसायनों के बिना उत्पादन बढ़ावा और जो पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना था। इनका जो है उद्देश्य क्या था, रसायनों के बिना उत्पादन करना, जैसे जो रसायनों वगैरह का प्रयोग होता है उनके बिना जो है उत्पादन करना, और क्या था भैया कि जो है पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना था। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति भाई अपने आप में अच्छी मतलब फेमस है। तो इसके जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये जो है इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। कब हुई थी भैया इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत जो है 1970 के दशक में हुई थी। कब हुई थी भाई इसकी शुरुआत, 1970 के दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये मेरे नाखून में कुछ बज रहा है और पेन इसी वजह से इस चल नहीं पा रहा है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और जो है इसका शुरुआत कब हुआ था, तो वर्ष 1970 में। कब हुई थी भाई, 1970 में वर्ष हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, दुग्ध उत्पादन को जो है बढ़ोतरी करना। दुग्ध उत्पादन में क्या था भैया, बढ़ावा देना था, या फिर दुग्ध उत्पादन में जो है बढ़ोतरी करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, दुग्ध उत्पादन में जो है बढ़ावा देना था। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को जो है बढ़ाना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है भैया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं हम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी करना। इसके लिए जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट भाई, इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन फ्लड जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है 1970 में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड जो है वह लॉन्च किया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, नीली क्रांति जो है भाई वो मत्स्य पालन से, और जो है पीली क्रांति जो है भाई वो तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन यानी कि सरसों से, और जो है भाई गोल क्रांति जो है आलू से। गोल क्रांति आलू से संबंधित था। रजत क्रांति जो भाई अंडा पोल्ट्री से, और जो सुनहरा जो है ये जूट से था, और जो रजत भाई ये कपास से था। रजत जो है भाई सिल्वर फाइबर जो है कपास से था, और जो है लाल क्रांति भाई टमाटर और मांस से था। लाल क्रांति भाई जो है टमाटर और मांस से था। बादामी क्रांति जो है ये जो है बादामी क्रांति ये जो मसाले था। और अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना थी। अमृत क्रांति ये याद रखना भाई, नदी जोड़ो परियोजना थी। नीली क्रांति मत्स्य जो है पालन। नीली क्रांति मतलब पानी में नीला, पानी कैसा होता है, नीला होता है। ठीक भाई, और जो भाई पानी में रहने वाले जीव भी जो है मान लो नीले होते हैं। ठीक है, नीली क्रांति। मत्स्य पालन से पीली क्रांति जो है तिलहन से। तिलहन कैसा होता है, पीला होता है भाई, जैसे सूरजमुखी को देख लेना। ठीक है, सूरजमुखी, सरसों, इन सब का। ठीक है, गोल क्रांति गोल आलू होता है, गोल क्रांति आलू से था। रजत मतलब अंडा, रजत जैसा लग रहा है ना भाई, ये अंडे से जो है ये रजत क्रांति से संबंधित था। और जो है भाई रजत जो है, एक सेकंड, रजत क्रांति जो अंडे से संबंधित था। रजत रेशा जो है ये कपास था। रजत रेशा जो है भाई ये कपास था। और सुनहरा रेशा जो है भाई ये जूट था। ठीक है, सुनहरा रेशा जो है ये जूट से संबंधित था। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं किसानों के लिए प्रमुख योजना है। ठीक है,
किसानों के लिए जो है प्रमुख योजनाएं जो लॉन्च की गई हैं, ठीक है, उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एक झटके में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो ये थी, ये जो है कब लॉन्च हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च हुई थी। कहाँ से लॉन्च हुई थी? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च हुई थी। प्रावधान इसमें किया था सभी किसान परिवारों को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता देना है, यानी कि 2-2 हज़ार की जो किस्तें थी, 3 किस्तें जो है साल भर में जो है मिलनी थी, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या थी भाई? यह जो है 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। इसमें क्या हुआ था? प्रीमियम क्या था? खरीफ फसल के लिए जो 2%, रबी के लिए 1.5% और बागानी के लिए जो 5% जो है प्रीमियम किसान को देना होता है, बाकी सरकार देती है। क्या देती है? बाकी सरकार देती है, ठीक है भाई। और भाई क्या क्या योजनाएं थी किसानों के लिए जो है सरकारी योजनाएं, और क्या क्या थी? ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। किसानों के लिए जो है और सरकारी योजनाएं क्या क्या थी? तो किसानों के लिए जो है प्रमुख क्या योजनाएं थी? किसानों के लिए जो है प्रमुख सरकारी योजनाएं, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये जो था, यह जो है भाई कब लॉन्च किया गया था? तो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में जो है लॉन्च किया गया था। क्या भाई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसका टैगलाइन क्या था भाई? स्वास्थ्य धरा खेत हरा। स्वास्थ्य धरा खेत हरा जो है इसका क्या था भाई? टैग लाइन था, ठीक है। इसका क्या था? टैग लाइन था। थोड़ा सा जूम कर दूं भाई जिससे दिखे ये आप लोगों को ठीक ठाक, ठीक है। इसका टैग लाइन था, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि जो है उद्देश्य इसका क्या था? मिट्टी की जांच कर उर्वरकों के सही उपयोग की सलाह देना जो है इसका क्या था भैया? उपयोग था। उद्देश्य इसका क्या था भाई? किसानों को बीज खाद कीटनाशक के लिए जो है सस्ता ऋण देना, इसका एक उद्देश्य। और क्या था भाई? किसानों को ये जो है ऋण देना उसके हिसाब से, ठीक है। इनाम क्या था भाई? इनाम यह जो है भाई इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 को हुई थी इनाम की। इसका उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो देश भर की कृषि मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है, एक राष्ट्र एक बाजार के अकॉर्डिंग ये चलता था, ठीक है भाई। ये क्या था? इनाम जो है अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ था। और जो है यह एक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो देश भर की जो है कृषि मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में इसका नारा क्या था? हर खेत को पानी, क्या था? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो है क्या था? पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये था। और क्या था? हर खेत को पानी, ये इसकी क्या थी भाई? इसका नारा था। किसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। और जो है मृदा जो है स्वास्थ्य कार्ड, ये भी 2015 में। कब भैया? तो 19 फरवरी 2015 में। और जो भैया क्या? इनाम जो है 2016 में, अप्रैल 2016 में। और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो है भैया 2015 में, ठीक है। इसका नारा क्या था? इसका नारा था हर खेत को पानी। और क्या था? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या थी? इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत हुई थी। क्या हुई थी? 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत हुई थी, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत हुई थी। स्वैच्छिक तथा अंशदास आधारित पेंशन योजना थी। क्या थी? स्वैच्छिक तथा अंशदास आधारित पेंशन योजना थी। योजना की परिपक्वता आवेदक द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करता है। मतलब कि जैसे अगर आप अभी मान लो आप युवा हैं, ठीक है, अभी आपने जो है पैसे डालना स्टार्ट किए मानधन योजना के तहत, तो आपके शायद महीने के, अगर मान लो 18-19 साल के होंगे, तो आपके महीने के शायद 60 या 70 रुपये कटना स्टार्ट होंगे, ठीक है भाई। उसमें क्या होगा कि जब आप वृद्ध हो जाएंगे 60 साल के, तो आपको जो है क्या मिलेगा भाई? पेंशन मिलेगा हर महीने 3,000 रुपये। फिर आपको एक भी रुपये जो है जमा नहीं करना होगा 60 साल के अब जब हो जाएंगे। और क्या होता है कि इसमें क्या एक चीज़ और है कि जैसे आप 30 रुपये आपके खाते से कट रहे हैं हर महीने, तो 30 रुपये सरकार मिलेगी, यानी कि 60 रुपये आपके हो जाएंगे। लेकिन भाई मैं कहता हूँ अगर आपकी डेथ हो जाती है 60 साल के बाद, तो क्या? तो इन्होंने कहा कि भाई आपके जो नॉमिनी वगैरह या फिर आपके जो सगे संबंधी हैं उनको दिया जाएगा ना। लेकिन भाई उसमें भी तो प्रॉब्लम है, उसमें आधी दी जाएगी भाई, मतलब जो तुमने जमा किया वही तुमको मिलेगा, ठीक है। ये सब है भाई, राजनीतिक खेल है भाई, क्या ही करोगे।
कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, चाहे वो हमारे राजनेता हों चाहे जो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? इसकी शुरुआत जो अक्टूबर 2007 में हुई थी। क्या हुई थी भाई? अक्टूबर 2007 में हुई थी। सामान्य श्रेणी के राज्य के लिए जो है केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का वित्तीय साझाकरण, यानी कि 6:4 का वित्तीय साझाकरण। पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के लिए जो है 9:1 का जो है वित्तीय साझाकरण। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुई थी। ये देख सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ इनाम जो है परवाह, पहले किसान है, स्थानीय मंडी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हो गया, इसको जो है राष्ट्रीय बाजार में सौंप दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से चलता था। ठीक है, बाजार नेटवर्क। महत्वपूर्ण संस्थान, फसल तथा और जो है क्या हो जाएगा? रोग। ठीक है, फसल तथ्य हैं और क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। ठीक है, अनुबंधन और जो है संस्थान, अनुबंधन एवं संस्थान कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? नाबार्ड। नाबार्ड जो है स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई। ग्रामीण विकास का जो है शीर्ष बैंक ये है। नाबार्ड जो है ये क्या है भाई? ग्रामीण विकास का शीर्ष बैंक माना जाता है। इसकी मुख्यालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 की को हुई थी। किसकी स्थापना भाई? नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, अनुसंधान केंद्र भाई कौन कौन से इसके? तो चावल का जो है कटक में उड़ीसा में है भाई, गन्ना का जो है लखनऊ यूपी में है, और दलहन का भाई कानपुर यूपी में है। कहाँ पर है भैया? कानपुर यूपी में दलहन का। ठीक है, फसलों की विशिष्ट तथ्य जो है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। फलों का राजा आम को कहा जाता है। फलों का राजा जो है भैया किसको कहा जाता है? फलों का राजा किसको कहा जाता है? फलों का राजा आम। ठीक है, फलों का राजा आम होता है भाई। और जो मसालों की रानी कौन होती है? इलायची होती है। गरीबों का सेब अमरूद होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में होता है, 40 से 42%। केसर जो है जम्मू कश्मीर में होता है। इसका वर्तिकाग्र खाया जाता है, यानी कि वर्तिकाग्र अभी आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ उसमें। ठीक है, लहसुन में गंध जो है एलिसिन के कारण होता है। लहसुन जो देखते हो स्मेल करती है ना, गंध जो होता है उसमें लहसुन का, वो एलिसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया? एलिसिन के कारण होता है। और मिर्च में जो है तीखापन होता है, किसके कारण? कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्साइसिन के कारण क्या होता है? मिर्च का जो है तीखापन होता है। ठीक है, और नैनो यूरिया ये क्या है? दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया IFFCO ने बनाया है। क्या बनाया है? IFFCO ने बनाया है, यानी कि इफ्को ने बनाया है। ठीक है, इफ्को ने बनाया है। ठीक है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्साइसिन के कारण होता है। लहसुन में गंध जो है एलिसिन के कारण होता है। और जो केसर है वो जम्मू कश्मीर में होता है। इसका वर्तिकाग्र क्या होता है भाई? खाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। गरीबों का अमरूद सेब को कहा जाता है। फलों का राजा आम होता है। मसालों की रानी जो है इलायची होती है। ठीक है, ये देख सकते हो वर्तिकाग्र होता है। ये केसर का वर्तिकाग्र है। ठीक है भाई, ये केसर का क्या है? वर्तिकाग्र है। ये जो है खाया जाता है। ठीक है, यही जो है खाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पोषक तत्व और रोग। पोषक तत्व और रोग मतलब कौन कौन से पोषक तत्व हैं और उनसे क्या क्या रोग होते हैं अगर उनकी कमी या फिर अधिकता हो जाती तो। ठीक है, पोषक तत्व और जो है उनके रोग। तो नाइट्रोजन से क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं। जो पत्तियां ये देख रहे हो पीला हुआ है ना, ये जो है किसके कारण होता है भाई? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है पत्तियां पीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है? पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्लोरोफिल बनने के लिए जो जरूरी क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि नहीं जानते थे अभी कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के कारण जो है यह जो है जरूरी होता है। ठीक है, और क्या भाई? जिंक। जिंक जो है इसकी कमी से धान में जो है खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग किसी कमी से कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। गेहूं का रोग जो है रस्ट होता है। यह जो है कवक जनित रोग है। गेहूं में जो रोग होता है वो रस्ट होता है। ये कवक जनित रोग होता है। रस्ट जो है गेहूं का कवक जनित रोग है। गन्ने का जो रोग होता है वो रेड रॉट होता है, यानी कि लाल सड़न। जैसे आप सभी लोग देखते हो गन्ना, देखो इसमें दिया गया होगा ना, लाल लाल ऐसे हो जाता है, वो जो है रोग होता है भाई, रेड रॉट। रेड रॉट क्या होता है भाई? ये रोग होता है रेड रॉट। ठीक है, रेड रॉट रोग होता है, यानी कि लाल सड़न ये जो है गन्ने में होता है। गेहूं में जो रोग होता है वो रस्ट होता है, जो कि जो है कवक जनित है। गेहूं में जिंक की कमी से क्या होता है? धान में की खेती में क्या होता है? खैरा रोग लगता है। खैरा रोग किसी कमी के कारण से होता है? जिंक की कमी के कारण से किस में होता है? धान में होता है। ठीक है भाई, और मैग्नीशियम जो है ये क्या होता है? क्लोरोफिल
बनाने में जो है, बनाने के लिए जो है सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है क्लोरोफिल बनाने में, ठीक है। और जो है नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ठीक है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से भाई? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और जो भाई कब किया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और जो भाई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। और जो है 22 मार्च को जो है जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है भाई? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और जो है 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस। 4 दिसंबर को भाई कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस। कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है भाई। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। भारतीय कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं? तो भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICAR, ठीक है, ये जो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। स्थापना जो भाई इसकी कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई 1929 को जो है ICAR की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर भाई? नई दिल्ली में। संस्थान जो है क्या भाई? संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारत सरकार के जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत आने वाला एक स्वायत्त संगठन है भाई अब इसको समझो। कृषि अनुसंधान जो परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये भारत सरकार के जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उसके अधीन जो है, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग है उसके तहत आने वाला क्या है भाई? ये स्वायत्त क्या है? संगठन है। एक स्वायत्त संगठन कौन सा है भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान जो है संस्थान, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है इसका करनाल में है। और बचा क्या भाई? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, इसका जो है इज्जत नगर में है। और क्या भाई? केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान जो है ये कहाँ पर है भाई? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर, गन्ना प्रजनन स्थान कोयम्बटूर। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। तो आज के लिए भाई बस इतना ही। क्लास काफ़ी लंबी हुई होगी, लेकिन उसका एक कारण है भाई कि आप सभी लोग को, मैं सोच रहा था कि एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट टॉपिक आप सभी लोगों को समाप्त कर दिया जाए। तो आज ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बता देंगे भाई डेली ये क्लासेज आती हैं, सारी की सारी क्लासेज जो आ रही हैं पंक्चुअल टाइम पर अपने एकदम डेली की डेली आ रही हैं। तो आप सभी लोग डेली जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।